दोस्तों हम जा रहे हैं एक लाखा मंडल। 1 घंटा 2 घंटे हो गए चलते। लाखा मंडल एक मंदिर है यहाँ पे, काफ़ी पुराना, जो महाभारत युग से जुड़ा हुआ है। तो उसको देखने जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं 15-20 मिनट में। और काफ़ी हिस्ट्रिकल है, उसके बारे में चीज़ें जो मैं आपको वहाँ पहुँचकर बताऊँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि काफ़ी कम लोग जा रहे हैं यहाँ पे ना। हमारी गाड़ी है या 1-2 गाड़ी और देखी हमने, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जा रही यहाँ पे। एक तो मंदिर है, इस वजह से भी लोग ज़्यादा स्कीप कर देते हैं। बट मुझे हिस्ट्री में वैसे इंटरेस्ट है, हिस्ट्री के बारे में जानना, तो सोचा कि चलो देख के आते हैं ऐसा क्या यूनिक है उस मंदिर में। तो आपको दिखाते हैं मंदिर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं लाखा मंडल मंदिर। और इस जगह का नाम लाखा मंडल इसीलिए है क्योंकि यहाँ 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग मिले हैं। और जो महाभारत युग की चीज़ें हैं वो भी इस लाखा मंडल क्षेत्र से, ये एक पूरा कस्बा है, एक गांव है जिसका नाम लाखा मंडल है। इस क्षेत्र से महाभारत की भी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखो, ये सारे शिवलिंग है, छोटे छोटे। तो यहाँ पे यही चीज़ सबसे बड़ी यूनिक और सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग एक ही जगह पे मिलना। और वो वहाँ पे मंदिर है, उसमें चलते हैं। पता नहीं, ये शिवलिंग यहाँ पे सबसे बड़ा है। उसमें थोड़ी सी भीड़ सी भी है, यहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं, टूरिस्ट है वो भी कर रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ के मंदिर की, जो यहाँ के लोग हैं वो उनकी मान्यता है, ज़्यादा मानते हैं। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो मृत शरीर होता है, जब आदमी मर जाता है तो उसको यहाँ पे लाया जाता है, तो 1-2 मिनट के लिए वो जीवित हो जाता है। लेकिन अगर उसी बीच कोई बोल जाए तो दोबारा मर जाता है। वो यहाँ के लोग ऐसी हिस्ट्री बता रहे हैं इस मंदिर की। बाकी देखो, इन चीज़ों को हम तो नहीं मानते, मरण और जीवन भगवान के हाथ में है। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, आस्था के ऊपर तो कोई सवाल उठाना बेवकूफ़ी होगी, सब अपने हिसाब से मानते हैं। आ जाएंगे आप जान कीजिए। एक यहाँ पे रहा शिवलिंग, यहाँ रहे शिवलिंग। इधर से बता रहा है। चलो, आपको मंदिर की कोई जानकारी चाहिए? थोड़ी बहुत तो है, लक्ष्य बता दो, आप भी बता दो, यहाँ पे आप भी बता दो। लाख शिवलिंग निकले थे, ऐसा कुछ था। नहीं, जब जानकारी आपकी तो आप परिक्रमा करिए, ऐसी बात नहीं। यहाँ हमें ये मंदिर की जो भी कहानी थी वो बता के उसके बाद मांगते पैसे, क्योंकि हमसे पहले भी यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ग्रुप खड़ा होकर इनकी हिस्ट्री सुन रहा था मंदिर की, जो बता रहे थे ये। उसके बाद इन्होंने मांगे पैसे। तो मैं मानती हूँ अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को बांटो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और फिर उसमें बाद में पैसे मांगना, ये तो फिर मनगढ़ंत कहानी होगी। अब अपने हिसाब से बता रहे हो, कोई देना चाहेगा तो उसकी अपनी श्रद्धा है, अपने आप दे देगा। मांग मांग के ये कौन सा ज्ञान बट रहा है। तो जब हमने बोला कि नहीं, हमें थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज है, तो उन्होंने लगा कि हाँ, कि ये तो देंगे नहीं कुछ, तो बोले कि चलो अब आप परिक्रमा कर लो। ये द्वारपाल बने हुए हैं और सबसे बड़ा शिवलिंग यही है यहाँ पे। ये कौन है? आजा पर हवन वगैरह कराते हैं। यहाँ चलाए थे। तो दोस्तों हम मंदिर को अंदर से भी देख के आए। अंदर मंदिर छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट अंदर हमें एक अलग जो चीज़ दिखी वो ये दिखी कि बाहर इतने सारे शिवलिंग,
जैसा कि दिख रहा है कि पूरा महादेव जी का स्थान है, लेकिन अंदर महादेव की एक भी मूर्ति नहीं, कोई शिवलिंग नहीं। हालांकि छोटी छोटी मूर्तियाँ जैसे माँ पार्वती की, गणेश जी की, कार्तिकेय की, इनकी आकृतियाँ बनी हुई है, लेकिन भगवान भोले की एक भी सिंगल मूर्ति या उनका छोटा सा भी शिवलिंग अंदर हमें नहीं दिखा। तो ये थोड़ा बड़ा अजीब लगा हमें भी देखकर कि ऐसा क्यों। मंदिर के अंदर फ़ोटो वीडियो लेने की अनुमति नहीं थी, बाहर साफ साफ लिखा था, तो इसलिए हमने कोई फ़ोटो वीडियो नहीं ली। भगवान शिव को समर्पित नागर शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं-13वीं सदी ईस्वी में हुआ था। इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए गए स्थापत्य अंगों, वास्तु अंगों तथा मूर्तियों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि पूर्व में यहाँ अनेक शिव मंदिर रहे होंगे, परंतु वर्तमान में केवल यही मंदिर शेष बचा है। विभाग द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों के फलस्वरूप मंदिर परिसर में अनेक लघु देवालय प्रकाश में आए। प्रस्तर निर्मित पिरामिडाकार संरचना के नीचे के स्तर में पाए गए ईंटों द्वारा निर्मित संरचना के आधार पर नाखा मंडल की प्राचीनतम तिथि 5वीं से 8वीं सदी ईस्वी तक आंकी जाती है। मंदिर परिसर से ही प्राप्त 6ठी शताब्दी के एक प्रस्तर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सिंगापुर के राज परिवार से संबंधित राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त, जो जालंधर के राजा का पुत्र था, के निधन पर उसकी सद्गति एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये यहाँ की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है मंदिर की। अब एक शिवलिंग वहाँ पे है, वो भी देख लेते हैं। बाहर से यही दुकान से सामने यहाँ से प्रसाद ले लिया था। तो यूनिक चीज़ यहाँ पे ये है कि 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग है। मंदिर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। यहाँ पे लोग बाग या तो कम ही आते हैं, इसलिए कभी बढ़ाने की रिक्वायर्ड नहीं हुई, पर ठीक है, ऐसी चीज़ें एक जो यूनिक हो एक बार देखने ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, लाख मंडल ये पूरा एक क्षेत्र है, गांव है, यहाँ से हम निकल लिए। और जो मैं बता रही थी कि महाभारत से इसका युग कैसे जुड़ा हुआ है, वो जब दुर्योधन ने एक लक्षागृह यहाँ पे महल बनाया था पांडवों को मारने के लिए, कि उनको आमंत्रित करूँगा और वो जैसे ही रात को यहाँ पे सोएंगे तो मैं उनको मार दूँगा। वो जो महल बनाया था, वो पूरा महल इस हिसाब से बनाया था कि मतलब वो किस चीज़ का बना था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो पूरा एक तिल्ली लगाते पूरा महल राख हो गया था। वो इसी क्षेत्र में था वो महल भी। और जो धृष्टराज को जो पूरी महाभारत सुनाता है विदुर, उनको पहले इस चीज़ का आभास हो गया था कि पांडवों के साथ ये ऐसी घटना दुर्योधन करने वाला है। तो उन्होंने क्या करा, उनको पांडवों को पहले ही इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बता दिया कि भाई तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ये षड्यंत्र रचा गया है। तो विदुर ने उनको एक गुप्त रास्ते से वहाँ से निकाल दिया था। और दुर्योधन को लगा कि पांडव यहीं विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उसने पूरे महल में आग लगा दी और उसको लगा कि पांडव अब सारे जल गए, मर गए हैं। पर सारे पांडव बाहर निकल गए थे सुरक्षित। तो वो इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं था पहले। और जो महाभारत के टाइम पे जो भी पांडवों को 14 वर्ष का वनवास मिला था, वो मोस्टली यहाँ भी है। और मनाली में भी आपने देखा होगा, हिडम्बा का टेम्पल है जो भीम की घरवाली है। तो पहाड़ों में ही जो हमारे महाभारत के, चाहे पांडव कह लो या हमारे रामायण काल के युग से जो उन्होंने वनवास काटा था, वो सब पहाड़ों में ही घूमे हैं ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं जैसे आप हिल स्टेशन पे जाओगे तो कहीं ना कहीं इनका एक आध आपको मंदिर या महाभारत या रामायण से जुड़ी हुई आपको कुछ ना कुछ चीज़ मिल ही जाएगी। तो ये जो क्षेत्र था पूरा इसी वजह से थोड़ा सा फेमस है और नाम भी इसी वजह से है इसका। तो अब हम जा रहे हैं धनोल्टी और धनोल्टी में पहुंच जाएंगे हम 7-8 बजे के आसपास। भीड़ भी ज़्यादा है, भीड़ भी ज़्यादा है यहाँ। ये देख लो, कम से कम जैसे ऋषिकेश में कितने लोग भरे पड़े रहते हैं फॉल के ऊपर, वाटरफॉल जो भी होता है, ये वाला यही है कैंप लाइट देख कहीं दिख रहा है।
पानी की आवाज़ तो आ रही है। हाँ? हाँ तो पानी की आवाज़ तो आ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्योंकि हम मसूरी में ही घूम रहे हैं। रात को इतना लंबा ट्रैफिक, कम से कम भी 10-12 किलोमीटर का, अगर हम चले भी जाते धनोल्टी के लिए तो हमारे रात के 1 या 2 बजने वाले थे। मजबूरी में हमें मसूरी में कैंपटी फॉल के पास ही एक होटल लेना पड़ा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। हर जगह लेट पहुँचे हैं तो रात का 1-2, फिर रात को ड्राइविंग करना सेफ भी नहीं था, तो हमें मजबूरी में यहीं पे रुकना पड़ा। अब हमने धनोल्टी जाना कर दिया स्किप, हम सीधा मसूरी से अब जा रहे हैं ऋषिकेश। जो स्टे हमारा धनोल्टी में था वो स्टे हम अब ऋषिकेश में लेंगे, वरना हमारा प्लान तो ये था कि हम एक स्टे धनोल्टी में लेके उसके बाद हरिद्वार में एक स्टे लेते हैं। बट रात के ट्रैफिक से सारा प्लान चेंज हो गया और यहाँ पे वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया। मसूरी में सुबह सुबह ना इतनी बारिश हुई है, बादल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सर के ऊपर आ गए हो। बहुत सुंदर व्यू था। वैसे तो ठंड भी हो गई थी यहाँ पे काफ़ी। कंपनी बाग था। फिर आ गया ट्रैफिक। अरे कंपनी बाग था वो जिसमें है माए जो फोटो दिखा रहे थे, याद आ गया। इधर है नहीं जाना ना, सेम उसी जगह नहीं जाना। नहीं देख रखा, क्या करेंगे जाके। वैसे बारिश से कुछ नहीं देख पाएंगे। एक कैंपटी फॉल है, इतने ठंड में कैंपटी फॉल में कैसे नहाया जाएगा। वैसे इतना ठंड लग रही है, बड़ी ठंड है मसूरी में। अब सुबह हल्की थी, लेकिन जैसे ही बारिश आई है ना इतनी ठंड हो गई, मतलब एक जैकेट तो लेके ही आनी थी। ट्रैफिक पता नहीं कितना लंबा है, पिछले 2-3 किलोमीटर से ट्रैफिक चलता आ रहा है। रात को भी सेम यही हाल हो रखा था। 4 बजे तक का दिखा रहा था ऋषिकेश में पहुंचने का। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, 1-1.5 घंटा पक्का लेट होएगा। जितने भी होटल रिसोर्ट पे हम पहुंचे सब में हमारे 10-10, 11-11 बजे हैं, टाइम से निकलने के बाद भी। ये देखो दोस्तों कितना सुंदर व्यू लग रहा है। ये सारा का सारा देहरादून है, पूरी फुल्ली डेवलप हो चुकी है देहरादून। एक बहुत बड़ी सिटी बन गई, हमें वहीं जाना है। उसी को क्रॉस करते हुए हम ऋषिकेश जाएंगे। दोस्तों सुबह 12 बजे निकले थे और ऋषिकेश पहुंचने का टाइम था 4 बजे का, कि 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। पर पिछले 3 घंटे से 4 घंटे ही हो गए लगभग। 5 बज गए, खाना खाया था ना। 5 बज गए ना, फिर 5 बज गए। तो पिछले 4 घंटे से मसूरी के जाम में फंसे हुए हैं। 10 कदम तक गाड़ी जाती है, ऐसा लगता है खुल गया ट्रैफिक, फिर एकदम से पता नहीं जाम कहाँ जाता है। घंटे हो गए जाम में। मत आओ मसूरी, गर्मियों की छुट्टियों में कहीं और चले पे तो जाओ। बिल्कुल ही मत आना, वीकेंड पे बिल्कुल मत आना। booking.com से या अगोडा ऐप से हमने करा था ऑनलाइन। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जैसे ऑनलाइन इन दोनों ऐप में से कोई भी होटल अपना रिसोर्ट या कॉटेज, टूरिस्ट प्लेस पे किसी भी होटल से, हाँ मतलब बुक कर रहे हो ना, तो आपके पास मैसेज आएगा कंफर्मेशन का कि आपका होटल कंफर्म हो गया है, बुक हो गया है। लेकिन वो अगर आप उस पर आपने बैक कॉल नहीं करी जस्ट उसी टाइम पे, तो वो क्योंकि आपको एडवांस में देना पड़ेगा, चाहिए मिनिमम तो 1000 है ही, तो ही आपका बुक होएगा। ये मत सोचना कि मैसेज आ गया और आपका होटल हो गया बुक, क्योंकि ये गलती हमसे 2 बार हुई है। सेम हमने चक्राता में करा था अपना धनोल्टी के लिए, तो वो हमारा होटल ऐसे ही कैंसिल हो गया। मैसेज आ गया था कि ठीक है आपका होटल कंफर्म हो गया है, आप आ जाना इस टाइम तक, लेकिन हमने कॉल बैक नहीं करी। फिर शाम को हम सोच रहे थे कि चलो बोल देते कि इतने टाइम में हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं अपने होटल पे, तो बोले कि ये तो कोई बुकिंग ही नहीं हुई, कैंसिल हो गया। सेम दोबारा अब हमने मसूरी से अपना ऋषिकेश का करा था, तो वो भी मैडम यही बोली कि आपका कैंसिल हो गया। तब हमने इनकी उस पर जाके कहीं और फ़ोन करा है इनके कस्टमर केयर वगैरह में, तो उन्होंने बताया कि आपके पास जब मैसेज आए तो आपको तुरंत उसी टाइम बैक कॉल करनी पड़ेगी और पेमेंट देनी पड़ेगी। वो कंफर्मेशन का जो मैसेज आता है वो सिर्फ वो तभी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप एडवांस में पेमेंट करते हो। है क्या मसूरी में एक कैंपटी फॉल देखने आते, क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा मसूरी में है क्या। हमने कैंपटी फॉल भी नहीं देखा। सिर्फ 14 किलोमीटर। ये बस आ गई बड़ी, ये बसेस ज्यादा लगा रही है जाम। हमने सिर्फ 14 किलोमीटर अपने होटल से करे हैं कवर, और उसको हो गए 4 घंटे। 4 घंटे में सिर्फ 14 किलोमीटर आए हैं हम। कैंपटी फॉल से
और मसूरी तक 4 घंटे लग गए हमें आने में, इतना जाम है। मत आओ भाई, कोई फायदा नहीं है। क्यों आ रहे हो यहाँ? 10 रुपए की मैगी को ये 100 रुपए में बेच रहे हैं। छोटे छोटे से कमरे हैं इनके, 4-4 हजार रुपए में कमरे दे रहे हैं होटल। थोड़ी ढंग का सा लोगे तो 4 हजार में हम पूरे महीने में रहने को दे देते हैं अपने गुड़गांव में कमरा, उससे भी बड़ा। साले लूट मचा रखी है इनने। और कोई लग्जरीनेस भी नहीं थी, फ्रीज दे रखा वो भी खराब पड़ा, टीवी दे रखा वो भी खराब पड़ा। और रोड के ऊपर हल्की सी गाड़ी एक बार कट इधर उधर लेके देखो, जो यहाँ का लोकल आदमी होगा ना ऐसे हाथ दिखाता है छो में आके। ये देख यहाँ फंसे पड़े, अब इनके पीछे कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली है वहां तक। ना भी इनके भी लग वो गया भी बीच भी ले गया, कट मार के एक और गाड़ी वाला। यहाँ से ले गया था। मतलब इतनी दूर से चलते आ रही, ये समझ में नहीं आ रहा कि जाम लग किस चीज का रहा है और कहाँ, मतलब क्या पॉइंट है जाम लगने का, वो नहीं दिख रहा अब तक। तो फाइनली दोस्तों 7 घंटे की यात्रा करके हम पहुँचे हैं मसूरी से ऋषिकेश। मसूरी से ऋषिकेश का 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन आप कुछ खाने के लिए रुक रहे हैं तो आधा घंटा वो मान के चलो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में आप मसूरी से ऋषिकेश आ सकते हो, लेकिन हम 7 घंटे में आके पहुँचे हैं, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक था। ये देखो दोस्तों ट्रैफिक ऋषिकेश का सेम। जब हम मसूरी से निकल रहे थे तो हम ऐसे जाम में फंस के आए थे, क्योंकि वहाँ से जो वीकेंड पे आए थे वही लोग जा रहे थे। आने वालों के लिए एंट्री बिल्कुल इजी थी, जैसे अभी हम जा रहे हैं। और ये जो वापस जा रहे हैं अपने घर, वो सब जाम में फंस के जा रहे हैं। अब बहुत लंबी लाइन लगी हुई, कम से कम 3 किलोमीटर का जाम पीछे हम देख चुके हैं, और ये आगे अब कितनी दूर तक है देखो।